हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए 8, 9 और 10 जून पेपर के लिए पहले मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इस मॉडल पेपर में हम लोग जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, यूपी जीके से अति संभावित पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आपको ये परीक्षा से पहले सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा यूपी पुलिस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं तो उन्हीं सवालों को इस पेपर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बेस्ट क्लास भी आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, क्योंकि हर एक टाइप का प्रश्न आपको इस मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेपर 8 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और आज 3 मई है, यानी 30 दिन पहले ही हम लोग सारे प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपने कटऑफ को क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो साथियों, इस क्लास के सारे क्वेश्चन आप अपने परीक्षा में जाने से पहले जरूर तैयार कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारे पेपर में हिंदी के पूरे 37 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, लास्ट में जितने भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी से हम आपका स्कोर पूछेंगे, तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इस पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा। ठीक है, लास्ट में जितना भी देखिए क्वेश्चन है उसको देखते हुए अपना स्कोर आप जरूर करिएगा। एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, एक सवाल आप गलत करेंगे तो कोई नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, क्योंकि यूपी पुलिस 2026 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? अचल, गिरीश, अनंत या तुरंग? तो पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, सदाचार में उपसर्ग कौन सा है? सदाचार में उपसर्ग क्या होता है? तो सत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। उन्नत का विलोम शब्द क्या होगा? पतन होगा, सौनत होगा, औन्नत होगा या उन्नति होगा? तो उन्नत का उचित विलोम शब्द क्या होगा? तो औन्नत होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन किस प्रकार का ये क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो पारदर्शी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसकी उत्पत्ति स्वयं हो। साथियों, जिसकी उत्पत्ति स्वयं है उसे क्या बोलेंगे? बताएंगे आप सभी लोग, तो स्वयंभू बोलेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, गधा का तत्सम रूप क्या है? गधा का तत्सम रूप क्या होता है? बताएंगे आप लोग, तो गर्दभ होता है गधा का तत्सम रूप। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, और आगे बढ़ने से पहले भाई आपको ये यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन दिलाएगा, ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है भाई। इस 10 टेस्ट सीरीज के पीडीएफ में आप सभी को पूरे 1500 नए क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपका जीके रहेगा, यूपी जीके रहेगा, हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का सलूशन आपको डिटेल में दिया रहेगा। पहले तो ये 10 टेस्ट सीरीज आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां से आपके पास केवल 30 दिन का समय है, तो 30 दिन में ये पूरे प्रश्नों को आपको तैयार करना है। और आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को यदि आपको क्रैक करना है तो टेस्ट कितना जरूरी होता है। तो भाई पहले तो ये 10 टेस्ट आप लगाइए, हर एक टेस्ट में जैसे 150 सवाल पूछे जाएंगे ना, वैसे हर एक टेस्ट में 150 सवाल आपको मिलेंगे, जो आपका जीके रहेगा, यूपी जीके रहेगा, हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। एक तरह का संपूर्ण आप ओरिजिनल पेपर देंगे। तो भाई आप सभी को पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा इस नंबर पे, तो जल्दी करें, इस नंबर मैसेज करके और 50 रुपीज़ पे करके सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और सिलेक्शन लीजिए भाई, क्योंकि समय अब नहीं है, आपको यहीं सिलेक्शन दिलाएगा। तो जल्दी करिए, इस नंबर मैसेज करके ये सारे पीडीएफ प्लस टेस्ट सीरीज अपने पास मंगाइए और सारे प्रश्नों को तैयार करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है?
कालवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द इनमें से कौन सा है? तो निरंतर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है? तो शांत रस है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो साथियों विराम चिन्ह का इनमें से प्रकार कौन सा नहीं है? जैसे निर्देशक चिन्ह होता है भाई, लाघव चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, लेकिन उपदेशक चिन्ह नहीं होता है, तो ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो प्राण का प्रयोग हमेशा भाई बहुवचन में होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। और साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए, तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी पूरी एग्जाम तक चलने वाली है। दिन में 3 क्लास आ रही है, सुबह, दोपहर और रात में डेली क्लास की टाइमिंग फिक्स है मेरे दोस्त। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन रहे कि क्लास अपलोड हो तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप क्लास को ज्वाइन कर सके, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली क्लास में होगी। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो परिशिष्ट हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? परिशिष्ट, परिशिष्ट, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन लिखा है? तो पहला ही ऑप्शन देखिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? साथियों कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? तो राम बहुत रोता है, ये भाई सकर्मक क्रिया की दृष्टि से भाई क्या है? गलत है, यानी अशुद्ध है। डी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, कारक के कितने भेद होते हैं? साथियों कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, शब्द अमीर गरीब में कौन सा समास है? शब्द अमीर गरीब में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 मात्राएं होती हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? तो साथियों महावीर का अर्थ कौन सा नहीं है? तो महादेव नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचाना है, तो कौन सा ऑप्शन है? रामू खाना खा रहा था, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो कंठ तालव्य है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो साथियों इन वाक्यों में कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो शर्मा जी बुलाए हैं, यही क्या है? अशुद्ध वाक्य है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो प्रिय प्रवास था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसका मुझे भय था वही हुआ, वाक्य कौन सा है? जिसका मुझे भय था वही हुआ, तो ये वाक्य कौन सा है? तो ये मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, ईमान बेचना का अर्थ क्या है? ईमान बेचना यानी अपने कर्तव्य से हट जाना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को निम्न में से किससे खतरा है? पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को किससे खतरा है?
डोलोमाइट खनन से, तांबा खनन से, मैग्नेटाइट खनन से या हेमेटाइट खनन से? किससे खतरा है भाई? पश्चिम बंगाल में जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है, तो इसको डोलोमाइट खनन से खतरा है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो केरल से संबंधित है, किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक थे? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के कौन से वादक थे? तो ये तबला वादक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो गोविंद बिहारी लाल हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, सरधना ईसाई मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? साथियों, सरधना ईसाई मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है सरधना ईसाई मेला। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 में की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते थी। ठीक है, याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को, निम्नलिखित में से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक लेखक है? तो साथियों, ए फाइन बैलेंस पुस्तक लेखक कौन है? तो रोहिंटन मिस्त्री हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, वल्लम कल्ली किस प्रकार का पारंपरिक खेल है? वल्लम कल्ली किस प्रकार का पारंपरिक खेल है ये? तो ये बोट रेसिंग प्रकार का खेल है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च यानी सार योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो साथियों, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसे रेडी करेंगे। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसोंग ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, तो किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, भारतीय मानक समय जो IST है, ग्रीनविच माध्य समय यानी जो GMT है, इसे कितना आगे है यानी कितने घंटे कितने मीटर आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना मिनट और कितना भाई घंटे आगे हैं? तो ध्यान रखिएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन एनिमिलिया के अंतर्गत प्लेटीहेलमिन्थेस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों कौन एनिमिलिया के अंतर्गत प्लेटीहेलमिन्थेस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, तो फीता कृमि आते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 44 को, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य क्या था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में अनुमानित समग्र वृद्धि लक्ष्य कितने प्रतिशत का था, तो 2.1% का था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल क्या कहलाता है, यानी कौन सा बल कहलाता है। संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल क्या कहलाता है, तो आवेगी बल कहलाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, तो आप जानते हैं भाई सिरका है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता। एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता था, तो भारत ने जीत लिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, पहला सौर वेदनम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। पहला सौर वेदनम उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये बिहार राज्य में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है, तो पूरे 5 होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है। किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है, तो दक्षिण कोरिया ने की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ओके, और आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, तो साथियों अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो भाई मैं यूपी पुलिस के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर है। तो भाई मैथ में जो 20 सवाल पूछे जाएंगे ना, 20 में से आप आराम से भाई 18 सवाल तो टच ही कर सकते हैं। भाई हम उनको बता रहे हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। यदि यहाँ से भी आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं 1 महीने में, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर उठा के हल कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आपका आ जाएगा पेपर में वहीं से। देखिए यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा। तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो देखिए 63 भाग है, तो भाग का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में, भाग का अर्थ माइनस है, तो भाग की जगह हम लोग माइनस रखेंगे। 84 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पे भाग है, तो प्लस की जगह हम लोग यहाँ पे भाग रख देंगे 7 के बाद देखिए फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह हम लोग गुणा रख देंगे 6। फिर देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो गुणा की जगह प्लस रख देंगे। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें बॉर्डमर स्कीम लगा दीजिए। 63 माइनस 7 का भाग है 84 में, यानी 12 बार में 12 गुणे 6 प्लस 48। 63 माइनस 12 छंग 72 प्लस 48। अब ये देखिए प्लस 48 है, ये प्लस 63, इसको हम जोड़ेंगे फिर 72 को घटा देंगे, तो 8 3 11 के 1, 6 और 4 10, 1 11, यानी 111 आएगा। 111 में से माइनस 72 करना है, कितना आएगा। देखिए 1 है यहाँ पे 2 है, तो 11 में से 2 घटा 9, 10 में से 7 घटा 3, यानी 39 आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 39 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा भाई 51 का। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, विषम पद चुने। 216 दिया है, 8 दिया है, 125 दिया है, 65 दिया है, तो इसमें विषम कौन सा है। सोचिए समझिए परखिए, उसके बाद उत्तर दीजिए भाई। जैसे देखिए 216 ये 6 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, लेकिन 65 किसी का क्यूब है नहीं। 4 का क्यूब तो आप जानते हैं कि 64 होता है, लेकिन इसमें 1 जोड़ा जाएगा तब ना 65 होगा, तो यही से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। ये किसी नंबर का क्यूब नहीं है, तो ये विषम है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर,
यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्तियों को उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? फार्मूला आप जानते हैं ना, कौन सा फार्मूला? सिंपल वाला, m1d1 बराबर m2d2। जैसे m का मतलब आदमी, d का मतलब दिन। यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? d2 आप सभी से पूछा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 12 दिन में। तो भाई उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा? 12 दिन का समय लगेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था भाई ये, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सभी को समझ में आए? जो भी प्रश्न पे आप सभी को किसी प्रकार का डाउट हो जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। CADI EAFI GAHI KALI क्या आएगा? इस बार अक्षरों का श्रृंखला दिया है। हमने आपको बताया कि आप सभी को केवल पहले अक्षर का रिलेशन बताना है। देखिए C E G, C 3 होता है, E 5 होता है, G 7 होता है। 3 5 7 9, 9 पे कौन अक्षर आता है? आई आता है। तो यानी यहाँ पे हमारा आई से शुरुआत होगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आई से आया भाई? पहला ऑप्शन। और कोई ऑप्शन आई से शुरुआत नहीं किया भाई। हमने आपको बताया है ना, जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो पहले अक्षर का आप रिलेशन यदि निकाल लिए तो समझिए आपका 99% सवाल वहीं पे सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पे तो पूरा 100% सवाल हल हो गया भाई। आई से आंसर मिल गया पहला ऑप्शन, और कोई ऑप्शन था नहीं भाई इसमें। देखिए +2 का रिलेशन लगा था, तो साथ में हम 2 जोड़ेंगे, 9 आएगा। 9 पे कौन अक्षर आता है? आई आता है। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को ए से लेकर जेड तक सभी अक्षरों का भाई नंबरिंग मालूम होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। 77 86 104 140 212 क्वेश्चन मार्क। 77 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, हम लिख रहे हैं, तब से आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा नंबर आएगा भाई? हल करिए। बढ़ रहे हैं यानी कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, तो जोड़िए। 77 86 तो +9 हुआ है। 86 से 104, 86 1400 4 18 यानी +18। 104 से 140 तो +36 हुआ है भाई। 140 से 212 40 60, और ये 52 12 यानी 52 +52 ऐड हुआ है मेरे दोस्त, है ना। 60, एक सेकेंड भाई, 60 तो 40 से यदि हम 200 जाएंगे, 140 से 200 जाएंगे 60, और ये +12 यानी +72 यहाँ पे ऐड हुआ है। +72, 140 में 72 जोड़ेंगे तब ना जाकर 212 बनेगा। देखिए 9 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, यानी दुगना कर रहा है यहाँ पे, दुगना कर रहा है। यानी हमें 72 में दुगना करके जोड़ना पड़ेगा। 72 दूना 2 दूना 4, 2 से 14 144। अब 212 को हमें 144 में जोड़ना है, तो कितना आंसर आएगा? 212 + 144। देखिए 200 और 100 300, 300 और ये 12 44 356। तो यहाँ पे कितना आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह किया हुआ है 356 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक कक्षा में 60 छात्र हैं। छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर 41वीं है, तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है? जब भी इस तरह का सवाल आए हमेशा याद रखिए, एक कक्षा में टोटल इतने छात्र हैं, बी की रैंक या कुछ भी दे, योग्यता क्रम में नीचे की ओर 41वें हैं, तो ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या होगा? तो आप सिंपल क्या करिए, पहले तो 60 में से 41 को घटा दीजिए, ठीक है। कितना आएगा? 41 19 आएगा। अब एक को और जोड़ दीजिए, इससे में कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। तो छात्र बी का रैंक क्या होगा? 20वीं होगा, ठीक है। ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है? 20वीं है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। निम्न श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिए। तो साथियों ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जानते हैं हर एक क्लास में आप सभी को एक सवाल तो होमवर्क जरूर मिलता है, तो यही सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को। 2 उम्मीदवारों राम और मोहन के बीच हुए एक चुनाव में राम ने 40% मत प्राप्त किए और वे
1200 मतों के बहुमत से हार गए तो दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, दो उम्मीदवार है, राम एक मोहन, है ना, ठीक है। तो राम ने ना 40% मत प्राप्त किया और वो 1200 मतों के बहुमत से हार गया, तो दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या बताना है। तो हम मान लेते हैं साथी, पहले तो कुल मत कितना है भाई, 100 है ना। इन 100 में से भाई राम और एक मोहन है ना। राम ने 40% प्राप्त किया, ठीक है। तो भाई मोहन को कितना मिलेगा, यानी जब 40% से राम हार गया तो आप जाहिर सी बात जानते हैं कि 100% से मोहन जीत गया होगा, विजेता हो गया होगा, है ना मेरे दोस्त, यही ना। 100 है तो 40% से राम तो हार गया, तो विजेता मोहन कितने प्रतिशत से हुआ होगा, 60% से। तो इसका अंतर कितना भाई, 40 से 60, तो ये 20% का। अब यही 20% मेरे दोस्त किसके बराबर है, 1200 के बराबर है, 1200 के बराबर है। तो कुल मत की संख्या हम जब निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 1200 बटे 20 गुणे 100, इतना निकालेंगे भाई। 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, यानी 6000। तो कुल मत कितने हैं, 6000 है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में। कुल देखिए, हमने माना कि कुल मत 100 है, ठीक है। इन 100 में से राम 40% मत से हार गया, तो इसी प्रकार मोहन भाई 60% के मत से विजयी हुआ होगा। तो इसका 40% और 60% का अंतर कितना है, 20%। ये 20% कितने बराबर है, तो 1200। तो एक का मान यदि निकालेंगे तो 1200 गुणे, अब 1200 अपन भाग 20 गुणे 100 कर देंगे, तो 20 पंजे 100, 5 और 1200 गुणा 5 में करेंगे, 12 पंजे 60, यानी 6000। टोटल मत कितने हैं, 6000 है। तो इस तरह से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। अब इस सवाल का उत्तर आप निकालिए। तो 1 मिनट का समय दे रहे हैं आप सभी को। इस सवाल को हल करने के लिए हम 1 मिनट का समय दे रहे हैं। यदि A/B बराबर 12/5 है, B/C बराबर C 15/16 है, C और D 4 और 7 है, तो A और C का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त मेरे बताइए, तो यहां से A बाई बी गुणा B/C कर सकते हैं। पहले हमें देखिए A और C का वैल्यू चाहिए केवल, तो केवल इसको हल करने से हमारा आंसर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए B से B कैंसिल हो सकता है। देखिए A/B कितना दिया है भाई, 12/5 मल्टीप्लाई B/C यानी B/C कितना दिया है, 15/16, है ना। C और D को हम लोग छोड़ते ही नहीं है भाई। तो अब देखिए इसको काटा जाए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16। तो यहाँ से मेरे दोस्त कितना आया, तो देखिए B से B कैंसिल, A/C ऊपर का मल्टीप्लाई करें, 3 त्रिक का 9, नीचे 1 है और 4 है, तो 9 4 है, यानी A/C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/4 होगा। कितना होगा, 9/4 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो 59 का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए भाई, किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं, क्लियर। C और D आप सोचिए ही मत, आपको A और C चाहिए था, तो A और C तो इसी में आ जाएगा, B कैंसिल हो सकता है भाई यदि इस तरह से आप हल करें तो। चलिए अगला सॉल्व देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब भाई 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो भाई इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा आप सभी को। 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 दहाम 120 होता है, और सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है, यानी 3 को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 120 + 3 कितना हो जाएगा, 123 होगा, यानी आंसर कितना होगा, 123 होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली जाके आपके पूरे 60 सवाल आज के इस पेपर में कंप्लीट हुए। तो अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 60 सवालों में से कितना स्कोर बना, सही बताएंगे तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
यदि आप सभी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों लगातार इसी तरह क्लास आपके बीच आएगी, आपको डेली क्लास करनी है। चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। यदि यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के बारे में और भी कोई भी डाउट है आपके मन में तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।